वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का मैं एडवोकेट विकास सिंह राजावत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया था सेक्शन 13 तक, उसके आगे की सेक्शन 14 इस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे सेक्शन 14 क्या कहती है, कौन से फैक्ट रेलिवेंट हो जाते हैं सेक्शन 14 के अंदर। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के अध्याय की। सेक्शन 14 बात करता है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी ऑफ और बॉडली फीलिंग्स। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस करते आए हैं, कंपेयर करके पढ़ते आए हैं, सेक्शन 14 जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 12 होगा। बाकी इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर और कुछ भी लॉ मेकर्स ने चेंज नहीं किया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेम है, बस इसका सेक्शन का नंबर चेंज हो गया है और बाकी कुछ याद नहीं रखना है आपको। तो सेक्शन 14 को हम डिस्कस करते हैं। फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडली फीलिंग। ऐसे फैक्ट जो अस्तित्व दिखाते हो किस चीज का, स्टेट ऑफ माइंड का, स्टेट ऑफ बॉडी का और बॉडीली फीलिंग्स का। तो स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। हमारे मन के अंदर की स्थिति, हमारे मन के अंदर की स्थिति स्टेट ऑफ माइंड होती है। स्टेट ऑफ बॉडी आप समझते ही हैं। स्टेट ऑफ बॉडी क्या हो गया, हमारी बॉडी की स्थिति, और बॉडीली फीलिंग्स, बॉडी की जो फीलिंग्स हैं, जो एक्सप्रेशंस आते हैं हमारे किसी एक्शन को करने से पहले या किसी एक्शन को करने के बाद, जो एक्शंस होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं उसके, वो फीलिंग्स होती है हमारी, जो हम फीलिंग्स दिखाते हैं सामने वाले को, जो फीलिंग्स दिखती हैं। तो सिर्फ इसमें 3 चीजों की बात हुई है। अब किस परिप्रेक्ष्य में बात हुई है, तो हमने पढ़ना तो इसको रिलेट करके फैक्ट एंड इशू से ही रिलेट करके पढ़ना है कि फैक्ट एंड इशू के लिए ये कब, ये चीजें 3 चीजें जो मैंने बताई आपको, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स, ये 3 चीजें कब रेलिवेंट होंगी, कब कब रेलिवेंट हो जाएंगी। तो फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, एनी स्टेट ऑफ माइंड। तो पहले हम बात कर ले रहे हैं एनी स्टेट ऑफ माइंड की, तो मन की स्थिति की पहले बात कर लेते हैं। सजेस इंटेंशन दिखाता हो, उसकी इंटेंशन दिखाता हो, नॉलेज दिखाता हो, ठीक है। इंटेंशन को आशय बोलते हैं हिंदी में और नॉलेज को ज्ञान बोलते हैं। गुड फेथ दिखाता हो, सद्भाव, नेग्लिजेंस उपेक्षा दिखाता हो, रेसनेस उतावलापन, इलविल अच्छी भावनाएं, गुडविल बुरी भावनाएं। अब एक एक चीज को बेस्ट एग्जांपल समझेंगे। टूवर्ड एनी पर्टिकुलर पर्सन और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स आर रेलिवेंट when the existence of any such state of mind or body feeling is an issue or relevant। तो मैंने बता दिया था फैक्ट एंड इशू से के साथ वो अगर एग्जिस्टेंस दिखाती है तो वो रेलिवेंट हो जाएगी। तो इंटेंशन समझ लेते हैं कि किसी के स्टेट ऑफ माइंड में कि किसी काम को करने के लिए उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी, तो वो कैसे हम दिखाएंगे कि ये रेलिवेंट है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इंटेंशन को। एक ए व्यक्ति है, इसने बी के अगेंस्ट पब्लिकेशन किया, ठीक है। अब पब्लिकेशन किया तो बी के बारे में बुराइयां लिख दी, डिफेमेशन, तो ए ने बी के अगेंस्ट सूट लाया। तो अब इसमें ये देखने जाने वाली बात होगी, क्या बी के अगेंस्ट करे तो बी ए के अगेंस्ट सूट लेके आ गया डिफेमेशन का ए के अगेंस्ट बी, ठीक है। ए ने कोई चीज पब्लिक की बी के अगेंस्ट, और इसमें ये देखना कि इसने ए ने जो पब्लिकेशन किया है बी के अगेंस्ट, वो विद इंटेंशन क्या है, स्टेट ऑफ माइंड के अंदर उसकी पोजीशन कैसे समझेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि ए ने पहले भी कभी क्या बी के अगेंस्ट इसी तरह से कोई चीज लिखी है, तो ये प्रूव होता है कि उसकी इंटेंशन थी, क्योंकि वो चीज ऐसे पहले भी कर चुका है। तो ये पहले उसका प्रीवियस, उसका इस तरह से पब्लिकेशन करना, जानबूझ के इस तरह का कृत्य करना, ये इंटेंशन को दर्शाता है, ये आशय को दर्शाता है। अब आप ऐसे ही सेम एग्जांपल आप सोच लीजिए, जो भी सोच सकते हैं कि इंटेंशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। स्टेट ऑफ माइंड के अंदर उसकी इंटेंशन कैसे पता चलेगी। दूसरा सेम, इसकी पहले कभी जिसने ए ने बी के
अगेंस्ट जो लिखी हैं चीजें, डिफेमेशन जो लिखी हैं चीजें, पब्लिकेशन की है उसके बारे में बहुत सारी गलत चीजें लिख दी हैं, पब्लिकेशन कर दिया, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि ए की बी के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो ए के बीच डिस्प्यूट होना भी इंटेंशन को शो करता है कि उसने ये चीज आशय के साथ की है, इंटेंशन के साथ की है। अब हम समझ लेते हैं दूसरा नॉलेज का। नॉलेज समझ लेते हैं एग्जांपल से। स्टेट ऑफ माइंड की उसे नॉलेज थी कि नहीं थी। अब ऐसे समझ लो कि एक व्यक्ति, यही है ए, अब इसके घर से ये एक चोरी का सामान मिला, आर्टिकल, और इसके ऊपर ये चोरी के लिए वो चलाया जा रहा है ट्रायल। अब प्रोसिक्यूशन के द्वारा अगर इसके घर से और सेम चुराए हुए आर्टिकल अगर बरामद होते हैं, तो ये फैक्ट कि उसके घर से और भी सेम चोरी के सामान आर्टिकल बरामद हुए, तो ये उसकी नॉलेज दिखाता है कि उसको घर एक फैक्ट नहीं, एक आर्टिकल नहीं था चोरी का, उसके पास और भी सारे आर्टिकल चोरी के मिले। इससे ये प्रूव होता है कि उसको नॉलेज थी, वो चोरी के सामान खरीदता है, उसको जानकारी है, वो इंटेंशनली चोरी के सामान में लिप्त है। सेम ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए है, ए बी को काउंटरफिट कॉइन, नकली सिक्के देता है, कूटकृत्य सिक्का। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ए को नॉलेज थी इस चीज की, क्या ए ने इंटेंशनली बी को दिए नकली सिक्के? तो ए की पोजीशन से और सेम उसी तरह के सिक्कों का मिलना ये प्रूव करता है कि उसको नॉलेज थी। दूसरी बात, एक फैक्ट ये रेलिवेंट हो जाएगा। दूसरा फैक्ट ये कि ए ने पहले भी किसी को इसी तरह से नकली सिक्के चलाए थे और उसके लिए वो कन्विक्ट हुआ था, तो ये फैक्ट भी नॉलेज रेलिवेंट हो जाएगा उसकी नॉलेज के लिए। तो ये दो एग्जांपल समझ लिए। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं गुड फेथ की। गुड फेथ का सिंपल सा मतलब होता है, गुड फेथ और गुडविल में क्या अंतर होता है? गुड फेथ में होता है ड्यू केयर एंड अटेंशन। ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ जो भी काम किया गया है ना, सावधानी के साथ जो भी उसके नॉर्म्स है वो फॉलो किए जाएं, उन सबको फॉलो करते हुए अगर कोई काम किया जाए तो वो गुड फेथ में कहलाया जाएगा। गुडविल मतलब सिर्फ अच्छी भावनाओं से, सिर्फ उसके पीछे अच्छी भावना होनी चाहिए करने के पीछे। ड्यू केयर इंटेंशन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इसमें यही अंतर होता है। तो गुड फेथ में के लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। एक ऐसे करते हैं कि एक सपोज करो एक डॉक्टर है, एक मरीज का ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक। अब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो प्रिकॉशंस उसको लेने थे डॉक्टर को, जिस प्रोसीजर से उसका ऑपरेशन करना था, वो सारे वो फॉलो करता है एज पर रूल। और उसके बाद भी बी की, जिसका ऑपरेशन कर रहा था मरीज की, उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसकी नेग्लिजेंस की वजह से उसकी डेथ हुई है। ये माना जाएगा कि वो गुड फेथ में काम कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर का काम करना है इलाज, तो वो ठीक करने के लिए ऑपरेशन भी करता है। तो उसने जो काम किया वो गुड फेथ में किया। हाँ, अगर यहीं पे अगर वो नॉर्म्स फॉलो नहीं करता है, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं करता, किसी और मतलब असावधानता नहीं बरतता है ऑपरेशन से पहले, जैसे एक एग्जांपल है कि उसको कुछ देर पहले खाना नहीं खाने देना होता है, वो सब चीजें वो चेक नहीं करता है इक्विपमेंट से, उस टाइम पे अगर वो चीजें इस तरह से नहीं करता है तो फिर वो गुड फेथ नहीं माना जाएगा, फिर उसका नेग्लिजेंस माना जाएगा ये। क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी है वो सारे नॉर्म्स फॉलो करे, ऑपरेशन से पहले जो जो प्रिकॉशंस एक मरीज को लेने होते हैं वो सारी चीजें बताए, उसके बाद ऑपरेशन करने से पहले वो खुद भी चेक करे। तो नेग्लिजेंस और गुड फेथ का मतलब यही होता है। सेम एक दूसरे एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। गुड फेथ और नेग्लिजेंस दोनों को आप कंपेयर करके ही पढ़े हमेशा, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है। जहां ड्यू केयर एंड अटेंशन जाती है वही नेग्लिजेंस आ जाता है। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए है, अब ए हाईवे पे 100 की स्पीड से जा रहा है, जबकि हाईवे की स्पीड है 120, ठीक है। और जितनी भी रेड लाइट पड़ रही है ये उनको फॉलो कर रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग्स पड़ रही हैं उनको फॉलो कर रहा है, ये सारे रूल्स जो है वो फॉलो कर रहा है, और स्पीड भी अपनी 120 तो 100 जा रहा है, और अचानक से कोई आ जाता है सामने और इससे एक्सीडेंट हो जाता है। तो वहां पे इसका 100 की स्पीड से चलना, बत्ती जो है उन सबको फॉलो करना, जो रूल है उन सबको फॉलो करना, एक वैलिड ड्राइवर लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाना, ये सब चीजें जो है ना वो ये दिखाएंगी कि वो उससे जो ये हुई है घटना ये गुड फेथ में हुई है, ठीक। वहीं अगर सपोज करो स्पीड 120 है, ये 140 चला रहा है, ठीक है, स्पीड 120 है उसकी, ये 140 चला रहा है, किसी भी रेड लाइट पे रुक नहीं रहा है, रेड लाइट पे रुक नहीं है, और भी जगह जंप कर रहा है, गाड़ी को जिगजैग करके चला रहा है। तो ये सारे फैक्ट क्या दिखाते हैं? उसकी नेग्लिजेंसी दिखाते हैं, उसकी रैशनेस दिखाते हैं। तो ये गुड फेथ में नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्पीड 120 है, 140 चला रहा है, तो ये तो लापरवाही हो गई, नेग्लिजेंस हो गई, उसने नॉर्म्स फॉलो ही नहीं करे, ड्यू केयर एंड अटेंशन फॉलो ही नहीं करी।
तो ये नेग्लिजेंस मानी जाएगी। तो ये एग्जांपल मैंने इसका आपको समझा दिया। इल विल का मतलब होता है अच्छी भावना, बुरी भावना, इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज करो कि ये रोड है एक, ठीक, इसमें एक खड्डा हो गया, छोटा सा खड्डा हो गया। अब वहां पे एक लोकल रहने वाले ए भाई साहब हैं, इन्होंने कहा यार इस खड्डे के अंदर कोई व्यक्ति गिर सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति गिर सकता है। तो इन्होंने क्या करा, कुछ लोगों की मदद से यहाँ पत्थर लगा दिए बड़े बड़े स्टॉपर। अब एक भाई साहब रात में आए, अब वो उससे टकरा गए और उनकी मौत हो गई। तो यहाँ पे इस व्यक्ति ने जो काम किया था ना, वो अच्छी भावना से किया था ताकि कोई गिरे नहीं इसके पीछे, क्योंकि यहाँ खड्डा था, ठीक है। पर अब वही दूसरा फैक्ट अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति टकरा के इससे चोट लगी उसको, हो सकता है वो खड्डे में अगर जाता तो शायद इतनी चोट ना आती उसको, पर इससे टकराने से, डिवाइडर से टकराने से उसको ज्यादा चोट आ गई। उसने स्टॉपर लगाया था पत्थर का, उससे इसको ज्यादा चोट आ गई और इसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जो ए के द्वारा किया गया कृत्य और जो ये फैक्ट उसका इस तरह से इस गड्ढे को कवर करना, ये गुड विल में कहलाएगा, वहां पे रेलिवेंट हो जाएगा कि उसने ये जो कृत्य किया है, जो ये एक्शन किया है, ये गुड विल में किया है। सेम इल विल की बात कर लें, किसी को इंटेंशन के साथ मारना, ठीक। अब इसने क्या करा, सपोज करो यही ए व्यक्ति को ले लेते हैं दूसरे एग्जांपल में। ये रोड बिल्कुल क्लीन है, साफ है। अब इसको पता है कि ये इसको मेरे को किसी तरह से मारना है, तो इस रोड पे क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं है, गड्ढा अड्डा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इंटेंशनली जानबूझ के एक क्या करेगा, यहाँ रस्सी बांध देगा जो बिल्कुल दिख नहीं रही है, ताकि ये जो सामने वाला इसको पता है यहाँ से आएगा तो टकरा के इससे मर जाए, ठीक है। तो एक ही रस्सी बांध देता है जो दिख नहीं रही है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये जैसे ही आता है और इस रस्सी से टकरा के इसको चोट लग जाती। तो ये जो उसने किया, जो उसका ये ए का जो कृत्य है, ये बुरी भावना के साथ किया गया। उसके पीछे जो उसकी करने का जो आशय था, उसकी इंटेंशन थी, वो बुरी भावना थी, उसको चोट पहुंचाना था टुवर्ड एनी पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। किसी भी पर्सन के व्यक्ति अच्छी भावना के साथ कार्य किया गया और बुरी भावना के साथ किया गया। शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग आर रेलिवेंट, ठीक है। अब बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी तो होगी उसकी पोजीशन, जैसे वो सपोज करो कि जब उसके साथ एक्शन हुआ, कोई चीज उसके साथ हो रही, तो वो किस पोजीशन में है, किस तरीके से चीजों को कर रहा है, वो एक्शंस किस तरीके से कर रहा है, वो सारे फैक्ट रेलिवेंट हो जाते हैं। बॉडी फीलिंग की बात अगर हम एक एग्जांपल से लें तो इसको समझ लग सकते हैं कि एक हस्बैंड के द्वारा एक वाइफ के साथ क्रूरटी करी जा रही है, तो क्रूरटी के टाइम, क्रूरटी के समय, उससे पहले के और बाद के जो भी एक्सप्रेशंस हैं उनके द्वारा, जो भी उस वाइफ के द्वारा एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स जो उसकी हैं, एक्सप्रेशंस जो निकलते हैं, वो सारे फैक्ट रेलिवेंट हो जाते हैं। उसका जैसे कि चिल्लाना, रोना, ये क्या है, एक ह्यूमन की फीलिंग्स होती है, एक बॉडी की फीलिंग्स होती है उसका, वो सारे फैक्ट इस सेक्शन के अंदर रेलिवेंट हो जाते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। अ फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड। एक फैक्ट रेलिवेंट हो जाता है जब उसकी एग्जिस्टेंस दिखाता है, उसके अस्तित्व को दिखाता है। ऑफ अ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। जहां पर ये क्वेश्चन तब होता है, जनरली नहीं, पर ये क्वेश्चन उठता है तब ये रेलिवेंट हो जाता है। What where upon the trial of a person accused of an offence, the previous commission by the accused of an offence is relevant within the meaning of this section, the previous conviction of such person shall also be relevant fact. तो उस ऑफेंस से रिलेटेड अगर उसको पहले प्रीवियस कन्विक्शन भी हुई है ना, तो एक्यूज के अगेंस्ट वो रेलिवेंट हो जाती है, जो मैंने एग्जांपल में आपको पहले ही बता दिया था, हम पहले डिस्कस इस चीज को कर चुके हैं। तो इसके इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। इसके क्वेश्चंस जो बनते हैं प्री के सेक्शन 14 के अंदर, वो इलस्ट्रेशन से ही बनते हैं। बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाकी आपको खुद पढ़ने हैं बुक से, वेरेक्ट से। इसके सारे इलस्ट्रेशंस आपको पढ़ने हैं क्योंकि क्वेश्चंस इसके इलस्ट्रेशन से ही आते हैं। ए इज एक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन, ठीक है। ए जो है वो कुछ चोरी के सामान को, ए इज एक्यूज है, एक ए जो है वो एक्यूज है किसके लिए, कि वो चोरी के सामान रिसीव करता है नॉलेज के साथ। इट इज प्रूव्ड दैट ही वाज इन पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोलन। अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि उसकी पोजीशन से और भी बहुत सारे पर्टिकुलर जो स्टोलन आर्टिकल है वो मिले हैं, तो द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम ही वाज इन पोजीशन ऑफ मेनी अदर स्टोलन आर्टिकल इज रेलिवेंट, ठीक। तो ये इलस्ट्रेशन बता रहा है कि उससे अब जो और पोजीशंस में जो मिले हैं मेनी अदर आर्टिकल जो स्टोलन चोरी के हैं, तो ये रेलिवेंट हो जाता है कि वो चोरी के सामान में लिप्त है, वो चोरी के सामान में खरीद फरोख्त करता है। टेंडिंग टू शो दैट ही न्यू ईच एंड ऑल ऑफ द आर्टिकल ऑफ व्हिच ही वाज इन पोजीशन ऑफ देम।
उसका मतलब साफ सा है कि उसको नॉलेज है, वो जानता है हर एक आर्टिकल के बारे में, जो सारे जो चोरी के आर्टिकल बरामद हुए उन सब के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखता है। बी पढ़ते हैं, ए इज अक्यूज ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन अ काउंटरफिट करेंसी। ठीक है, वो कपट पूर्वक क्या करता है, डिलीवर कर देता है किसको, ये काउंटरफिट करेंसी को, विच एट द टाइम व्हेन ही वाज डिलीवर्ड इट ही न्यू टू बी काउंटरफिट। और डिलीवर जब करता है उस टाइम जानता है कि काउंटरफिट कॉइन है। द फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ इट्स डिलीवरी ही वाज पजेस्ड ऑफ अ नंबर ऑफ अदर पीसेस ऑफ काउंटरफिट करेंसी इज रेलिवेंट। तो उसके पास से जब वो डिलीवर कर रहा है उसके टाइम पे उस पे और भी बहुत सारे पीसेस काउंटरफिट करेंसी के मिलते हैं, तो ये फैक्ट रेलिवेंट हो जाता है कि वो the fact that A had been previously convicted or delivering to another person as genuine a counterfeit coin, knowing it to be counterfeit is relevant। ठीक, तो इससे पहले भी उसने जेन्युइन की तरह किसी को ये नकली नोट दिए थे और उसके लिए उसको कन्विक्शन हुई थी। ठीक है, कन्विक्ट करा गया, तो वो फैक्ट भी रेलिवेंट हो जाएगा। A sues B for damage done by a dog of B which we knew to be forcious। A के ऊपर सू लाया जाता है B के द्वारा for damages done by dog, कुत्ते के द्वारा जो उसको डैमेज करा गया, काटा गया होगा, which we knew to be forcious, the fact that the dog had previously bitten XYZ and that they had made complaint to B are relevant। तो यहाँ पे ये बात कि उस डॉग ने पहले भी XYZ जो अन्य व्यक्ति रहे होंगे उनको काटा होगा और उन्होंने B से कंप्लेंट करी होगी, तो ये बात रेलिवेंट हो जाएगी B के अगेंस्ट, क्योंकि A लाया सूप के तो भाई को बता रहा कि अगर ये चीज ऐसी है कि भाई साहब इस कुत्ते ने पहले भी कई लोगों को काटा था XYZ को, तो वो चीज रेलिवेंट हो जाएगी, उन्होंने कंप्लेंट करी होगी, तो वो सारी फैक्ट क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। वो क्या दिखा रहे हैं, इसकी नॉलेज दिखा रहे हैं कि इसको बी को नॉलेज में थी कि इसका जो डॉग है वो काटता है, डेंजर है सोसाइटी के लिए। द क्वेश्चन इज वेदर ए द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज न्यू दैट द नेम ऑफ द पेज वाज फिस्टिशियस, द फैक्ट दैट ए हैड एक्सेप्टेड अदर बिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेदर ए दी एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, ए एक्सेप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये जानते हो कि नेम ऑफ द पीस वाज फिक्टिशियस। ठीक, द फैक्ट दैट ए हैड एक्सेप्टेड अदर बिल्स ड्रॉन इन द सेम मैनर बिफोर दे कुड हैव बीन ट्रांसमिटेड टू हिम बाय द पेई इफ द पेई हैड बीन अ रियल पर्सन इज रेलिवेंट। ठीक है, तो पेई जो है वो रियल पर्सन है तो रेलिवेंट हो जाता है, एज शोइंग दैट ए न्यू दैट द पेई वाज अ फिक्टिशियस पर्सन, कि भाई साहब जो ए था वो ये जानता था कि जो पेई है वो फिक्टिशियस पर्सन है, तो ये फैक्ट रेलिवेंट हो जाता है। सेम सारे इलस्ट्रेशंस आपको पढ़ लेने हैं, मैंने कुछ आपको समझा दिए हैं, बाकी और जो इलस्ट्रेशंस हैं इन सबको आपको देख लेना है। ठीक है, ये सारे इलस्ट्रेशंस आपको देख लेने हैं अपने वेयर एक्ट से और इनको समझ लेना है। क्वेश्चंस जो आते हैं आपके इन्हीं इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन सेक्शन 14 के अंदर आते हैं, बाकी और कुछ इसके अंदर सेक्शन के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर कुछ नया चेंज नहीं है, सेम है, बस सेक्शन 14 जो है वो सेक्शन 12 हो गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सिर्फ 3 चीजों की बात हुई है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस, वो फैक्ट जो वो तथ्य जो अस्तित्व दिखाते हो किस चीज का, स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, मन की स्थिति हो गई है, स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी की स्थिति हो गई, और बॉडीली फीलिंग्स, बॉडी की जो भावनाएं हैं, बॉडी की जो फीलिंग्स हैं उनको दिखाते हो। किस किस के लिए, इंटेंशन के लिए, इंटेंशन हो गया आपका आशय, नॉलेज हो गया ज्ञान। ठीक है, गुड फेथ, गुड फेथ हो गया आपकी सद्भाव, नेग्लिजेंस उपेक्षा, उतावलापन हो गया आपका रेसनेस, इल विल और गुड विल। इनके परिप्रेक्ष्य में अगर ये चीज दिखाते हैं तो वो सारे फैक्ट रेलिवेंट होंगे सेक्शन 14 के अंदर। तो आज का लेक्चर्स हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। नेक्स्ट सेक्शन को हम साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे और समझते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। तो आप मेरे QR कोड को स्कैन करके यहाँ से इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और मैं ये सीरीज कंटिन्यू चलाऊंगा आपके लिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।